दोस्तों, हम सभी लोगों की एज ग्रुप अलग अलग होती है। हम सभी लोगों की मार्केट से एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। हम सभी लोग रिस्क के टाइम पर कैसा रिएक्ट करते हैं, ये प्रोसेस अलग होता है। हम में से कोई एग्रेसिव होता है, कोई कंजर्वेटिव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम अपनी लाइफ के कौन से फेज में चल रहे हैं। दोस्तों, इन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि हमारे पोर्टफोलियो में किस एसेट को कितना एलोकेशन मिलना चाहिए। बाय द वे, डू यू नो, आपकी एसेट एलोकेशन आपके जेंडर पे भी डिपेंड करता है। आपकी एसेट एलोकेशन आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। खैर, चीजें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को कहां कहां पर अपने पैसे को पार्क करना चाहिए। दोस्तों, ये जो हम एलोकेशन डिस्कस करने वाले हैं, दिस हैज बीन मेड आफ्टर थॉरो स्टडी, नॉट जस्ट बाय मी बट वेरियस रिसर्चर्स इन इंडिया एंड ऑल्सो अब्रॉड। तो आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा कि आप जिस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो पोर्टफोलियो एलोकेशन चाहिए होता है, क्या आप उसी तरीके से एलोकेट कर रहे हैं या आपकी एलोकेशन डिफरेंट है। और आपकी एलोकेशन ऐसी क्यों है, वो मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। और अगर आपकी एलोकेशन के अकॉर्डिंग आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। हम कमेंट्स में इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हिमांशु अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए है, बल्कि आपके परिवार के बहुत सारे लोगों के लिए। वो सभी लोग जो एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, चाहे एफडी में करते हो, चाहे गोल्ड में करते हो, चाहे शेयर्स में करते हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में करते हो, लेकिन वो सभी लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सबके लिए इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डाउनलोड धन ऐप राइट अवे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आप धन ऐप पे आराम से ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम यहां पर चलते हैं। हम स्टडी करेंगे 20 से 30 की एज में आपकी एलोकेशन कहां पर होनी चाहिए, 30 से 40 की एज में कहां पर होनी चाहिए, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से ऊपर, ये सारे एज ग्रुप्स के लिए आपकी एलोकेशन किस किस प्रोडक्ट में कितनी होनी चाहिए, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 21 से 30 की एज ग्रुप, मतलब अर्ली करियर। मतलब आपकी जॉब स्टार्ट हुई है, मोस्ट लाइकली आपकी जॉब स्टार्ट हो गई होगी अब तक, और या फिर आप जॉब स्टार्ट करने से सिर्फ 1 या 2 साल ही दूर होंगे। दोस्तों, अर्ली करियर में आपका सबसे बड़ा फोकस होता है वेल्थ क्रिएशन। आपको ऐसी जगहों पर पैसे को पार्क करना है और भूल जाना है जहां पर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती हो। दोस्तों, इसीलिए सबसे ज्यादा पैसा इस समय आपका इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए, कंसिडरिंग इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। और हां, अगर आप किसी और कंट्री को बिलोंग करते हैं तो ये रूल थोड़े से अलग हो सकते हैं, बिकॉज नॉट एवरी कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एज फास्टली एंड एज स्विफ्टली एज इंडिया। रीजन बीइंग, इंडिया इज गोइंग थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज विच इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहां पर यंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ये हर कंट्री में नहीं है। इसीलिए यहां पर वेल्थ क्रिएशन अगर आपको करनी है तो आपको सबसे पहले अपने पैसे को इक्विटी मार्केट में डाल देना चाहिए। और ब्रॉडली अगर आप समझें तो 70% के आसपास पैसा आपका इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए। अगर आप कंजर्वेटिव है तो 60 से 70% के आसपास, अगर आप मॉडरेट है तो 70 से 80% के आसपास, अगर आप एग्रेसिव है तो 85 से 90% के आसपास वाला पैसा भी आपका इक्विटी मार्केट में जा सकता है। दोस्तों, यहां पर हम मॉडरेट को मान के चलेंगे तो मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 75% पैसा आपका इक्विटी मार्केट में जा रहा है। दोस्तों, बाकी बचा 25% में से कम 15% आपका डेट में जाना चाहिए। ये डेट में लिक्विड फंड्स भी इंक्लूड होते हैं, जहां पर आप थोड़ा सा पैसा पार्क करके रखेंगे। ये आपको कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देंगे, एफडी जितना ही रिटर्न देंगे, लेकिन ये आपको मुसीबत के समय काम आएंगे। इस पैसे को आपने खर्च नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि वीकेंड पे पार्टी करनी है, दोस्तों, वो इमरजेंसी नहीं होती है। इस पैसे को इमरजेंसी के लिए रखना है, इसीलिए इस पैसे को लिक्विड फंड में डाल के आपने छोड़ देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप डेट फंड में डाल सकते हैं। आप कंजर्वेटिव, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं तो आप यहां पर गवर्नमेंट डेट में डाल सकते हैं। थोड़े एग्रेसिव है तो यहां पर फ्लोटर्स में डाल सकते हैं, क्रेडिट रिस्क फंड में डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहां पर आपको धन म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पर जाकर दिखा देता हूं। यहां पर बहुत सारी कैटेगरी के फंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपको बहुत सारी टाइप के ऐसे डेट फंड्स दिख रहे हैं। अगर आपको किसी में ज्यादा रिटर्न दिख रहा है तो मतलब थोड़ा ज्यादा रिस्क होगा, कम रिटर्न दिख रहा है मतलब वहां पर कम रिस्क होगा। तो दोस्तों, यहां पर 75% पैसा, 75% पैसा आपका इक्विटी में चला गया, अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास पैसा आपका डेट में चला गया, बाकी बचा 10%। 10% में से कम 5% आपका गोल्ड या कमोडिटी में जा सकता है, और 5% आपको कैश की फॉर्म में अपने पास रखना है, जो कि टाइम एंड अगेन आपके काम आ सकता है। जहां कहीं भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी वहां पर डिप्लॉय करने के लिए। कभी कभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो डेट की एनएवी नीचे आ जाती है, यहां पर पैसा डाल सकते हैं। दीज आर कॉल्ड टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स। 5% आप उसके लिए रख सकते हैं। इस 5% को भी आप लिक्विड फंड में डाल के रख सकते हैं। जब तक कि आपको वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तब तक आप लिक्विड फंड में डाल के रखिए। जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां से विड्रॉ करके आप यहां पर उसको पार्क कर लीजिए। दोस्तों, ये तो थी पहली एलोकेशन 21 से 30 साल के बीच में।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप 21 से 30 साल के बीच में हैं और तो जो भी आपकी एज है और आप अगर मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो आप कमेंट्स में अपनी एज और यस लिख दीजिए। अब दोस्तों जो सेकंड एज ग्रुप आता है वो आता है 31 से 40 का। 31 से 40 में आपकी वेल्थ बिल्डिंग तो हो चुकी होती है, लेकिन मेन आपने गोल अचीव करने होते हैं। दोस्तों ये वो एज है जिस बीच में ज्यादातर लोगों की इंडिया में शादी होती है, तो यहां पर कुछ एक लाइफ गोल्स होते हैं जो आप अचीव करते हैं, तो उसके लिए कुछ पैसा आपका खर्च होता है। ज्यादातर लोग अपना पहला घर इसी एज में परचेज करते हैं, तो जो पैसा आपने 21 से 30 में लगाया था, इन्वेस्ट किया था, वो कुछ हद तक यहां पर ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आपने कोई पैसा नहीं लगाया था, अगर आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, तो दोस्तों मॉडरेट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% के आसपास आपका इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% के आसपास आपका पैसा यहां पर डेट में जाना चाहिए। तो 60 और 25 के आसपास मान लेते हैं 85%। अगेन आपका 15% पैसा यहां पर गोल्ड और बाकी कमोडिटीज में जा सकता है और 5% आपको यहां पर कैश होल्ड करना है। इस एज ग्रुप वाले को कैश ज्यादा होल्ड करना पड़ सकता है क्योंकि मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, कभी कभी घर की डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए हो सकता है, कभी कभी कोई नई प्रॉपर्टी परचेज आ जाती है, उसका डाउन पेमेंट करने के लिए चाहिए हो सकता है, इससे पहले के लोन नहीं हुआ है, तो बेसिकली यहां पर कैश की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा हो सकती है फॉर सम रीजन और द अदर। इसीलिए यहां पर कैश की रिक्वायरमेंट 5% से बढ़ाकर आप 7% कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है या फिर डिपेंडिंग अपॉन आप कहां पर रहते हैं, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी या फिर आपका इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट कैसा है। लेकिन एक पिछले वाले एज ग्रुप से डिफरेंस यहां पर यह है कि आपका इक्विटी में एलोकेशन कम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप यहां पर रिटायरमेंट के ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। जैसे जैसे आपकी रिटायरमेंट क्लोज होती रहेगी वैसे वैसे आपका पैसा डेट की तरफ शिफ्ट होता रहेगा और इक्विटी से दूर होता रहेगा। दोस्तों अगला थर्ड जो एज ग्रुप आता है, यहां पर इंडिया की इस समय बहुत बड़ी पॉपुलेशन लाई करती है। वो सभी लोग जो इन्वेस्टर हैं, मैं उस पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, वो सभी लोग जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, वो सभी लोग जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, वो सभी लोग इस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। दोस्तों इसको कहते हैं पीक अर्निंग एज ग्रुप। आपका लाइफ का, आपकी अर्निंग्स का पीक, मोस्ट ऑफ द पीपल की अर्निंग का पीक इस एज ग्रुप में लगता है, तो दिस इज कॉल्ड द पीक अर्निंग पीरियड। दोस्तों यहां पर आपकी रियल एस्टेट की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी होती है या फिर कुछ लोग अपना पहला घर भी यहां पर खरीदते हैं, डिपेंड करते हैं कि किसी ने अपनी जर्नी किस लेवल से स्टार्ट करी थी। लेकिन यहां पर जो आपका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 55 to 60% के आसपास का रहता है, क्योंकि अब अपनी रिटायरमेंट के क्लोज पहुंच रहे हैं, इसीलिए आपका डेट का इन्वेस्टमेंट थोड़ा और ज्यादा हो जाता है 20 से 25% के आसपास। तो अप्रोक्सीमेटली 55% के आसपास आपका इक्विटी में जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% के आसपास आपका डेट में जा रहा है। दोस्तों 15% के आसपास आपका यहां पर रियल एस्टेट में जाएगा, क्योंकि ज्यादातर रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो इस एज ग्रुप से आती है। आप एक छोटा सा टास्क कर सकते हैं, आपके आसपास कोई भी ऐसी नई टाउनशिप बन रही हो, अगर आप किसी मेट्रो में रहते हैं तो वहां पर बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे होते हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे होते हैं, सोसाइटीज बन रही होती है, आप संडे को उनके ऑफिस में जाकर देखिएगा, आपको ज्यादातर लोग 41 से 50 की एज ग्रुप के यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। ये उनकी रियल एस्टेट की पहली या फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर 2 अर्निंग मेंबर है तो ये दूसरी भी हो सकती है, पहला अर्निंग मेंबर है, लेट कमाना स्टार्ट किया था तो ये पहली भी हो सकती है। लेकिन यहां पर आपकी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होती भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि यहां पर आप अपने भविष्य के बारे में छोड़कर आप आने वाली जनरेशन के भविष्य के लिए भी रेडी कर रहे होते हैं। और इक्विटी मार्केट में क्योंकि वॉलेटिलिटी के चलते आप सारा पैसा नहीं डाल सकते हैं, इसलिए कुछ पैसा आपका रियल एस्टेट में जाता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक प्रोडक्ट बता देता हूं। दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको यहां पर रियल एस्टेट में डायरेक्ट एंट्री लिए बिना, देखो रियल एस्टेट की एक प्रॉब्लम है, रियल एस्टेट एक इलिक्विड प्रोडक्ट है। अगर आपको आज एग्जिट करने के बारे में आप सोचते हैं तो इसका एग्जिट कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के बाद होता है। दोस्तों अगर आप धन वेब पे चलें और यहां पर सर्च बार में रीड टाइप करें तो यहां पर आपको बहुत सारे रीट्स और इन्विट्स मिल जाएंगे। ये रीट्स और इन्विट्स आपको अप्रोक्सीमेटली 4% से लेकर 8% का एनुअल इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। आप इनडायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारा पैसा आपसे कलेक्ट करके किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो कमर्शियल रियल एस्टेट हो, चाहे वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट हो, किसी भी टाइप का आरई हो सकता है। तो ये रीट्स आपके लिए इनडायरेक्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का रोल प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों 41 से 50 की एज में अप्रोक्सीमेटली 55% के आसपास पैसा आपका इक्विटी मार्केट में लगा है, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% के आसपास पैसा, 20% मान लेते हैं, आपका डेट में लगा है, 75%, 15% के आसपास पैसा आपका रियल एस्टेट में लगा है, 5% आपका गोल्ड में जाएगा और 5% फिर आपका कैश की फॉर्म में रहेगा। दोस्तों आती है आपकी 51 से 60 की एज, विच इज अ प्री रिटायरमेंट एज। दोस्तों प्री रिटायरमेंट एज में 50% से ऊपर पैसा आपका इक्विटी मार्केट में मोस्टली नहीं रहना चाहिए, वो चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या
फिर आपका डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू हो, तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास पैसा, रादर 40 to 50% मान के चलिए, 40 से 50% के आसपास का पैसा आपका इक्विटी में रहता है। अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास पैसा या 30% के आसपास पैसा, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने एग्रेसिव या कंजर्वेटिव है, इतना पैसा आपका डेट के अंदर रहता है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ पैसा वापस आपका रियल एस्टेट में जा रहा होता है, कुछ 5-7% के आसपास कमोडिटी मार्केट या गोल्ड में जाता है, और बाकी फिर आपके पास कैश की फॉर्म में रहता है। दोस्तों 61 से 70 की एज इज अ अर्ली रिटायरमेंट एज। आप अभी भी रिटायर होंगे, ऐसे लोगों के लिए कैपिटल की प्रिजर्वेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए 30% के आसपास पैसा ही इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए, और वहां पर भी आप अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर रहे हैं तो सिर्फ आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, और या फिर आपको हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, जहां पर फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली कुछ पैसा इक्विटी और कुछ पैसा डेट की तरफ डालेगा। दोस्तों यहां पर पहली बार आपके डेट का पोर्शन इक्विटी से ज्यादा हो जाता है, अराउंड 40 से 50% पैसा आपका डेट में जाएगा। तो मान लेते हैं कि 35% पैसा आपका इक्विटी मार्केट में जा रहा है, 45% पैसा डेट में जा रहा है, ये हो जाता है 80%। बाकी पैसा आपका इनकम एसेट में जाएगा, फॉर एग्जांपल डिविडेंड पेइंग कंपनीज हो गई, रीट्स हो गई, या फिर कोई पीपीएफ या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी हो गई जहां से आपको रेगुलरली इनकम आ रही है। वो जो आपने आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले प्रॉपर्टी परचेज करी थी, वहां से भी रेंटल इनकम आपको आने शुरू हो चुकी होगी अब तक, और वहां की उसकी मेंटेनेंस के लिए भी कुछ पैसा आपका जाएगा, और आप ऐसी और प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोच रहे होंगे। दोस्तों इस केस में आपका इक्विटी का मेजॉरिटी पोर्शन लार्ज कैप में जाएगा, इस बात को आपने नहीं भूलना है। अगर आप कोई पैसा इंटरनेशनल मार्केट में यहां पर डाल रहे हैं तो भी उस पैसे को आपने सेफर एसेट्स की तरफ ही डालना है, और अगर आप इस पैसे को इक्विटी की तरफ डाल रहे हैं, जैसे कि मैंने इनकम एसेट्स की बात करी, तो वो भी लार्ज कैप सिक्योरिटीज में रहेगा। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 6.5% के आसपास का था, वेदांता का 7.8% के आसपास का था, पीएफसी और आरईसी का अप्रोक्सीमेटली 5.5-6% के आसपास का था। तो दोस्तों ये बड़ी कंपनीज हैं, ये रिलेटिवली सेफर कंपनीज हैं, और इनसे मुझे रेगुलर इनकम आ सकती है, ऐसे शेयर्स भी परचेज किए जा सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट आता है 70 प्लस की एज, विच इज अ पोस्ट रिटायरमेंट या फिर लेट रिटायरमेंट एज। यहां पर आप एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होते हैं, तो यहां पर एग्रेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको हार्डली 10 से 15% के आसपास पैसा अपना इक्विटी मार्केट में डालना है, और ज्यादातर पैसा या तो गोल्ड में जाएगा, या डेट में जाएगा, या फिर इनकम एसेट में जाएगा। आपका मेन पर्पस यहां पे रेगुलर इनकम को जनरेट करना है, और रेगुलर इनकम जितनी ज्यादा जनरेट कर पाए, तो जो पैसा आपने इक्विटी में डाला था, जो पैसा आपने इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स में डाला था, या किसी भी और म्यूचुअल फंड में अभी तक डाला था, वहां से एसडब्ल्यूपी का टाइम आ चुका है। दोस्तों 61 से 70 की एज में, और स्पेशली 70 के बाद आपको अपनी एसआईपी को स्टॉप करके आपको अपनी एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहां से जब आपके पास पैसा आएगा, इस पैसे को आपको एंजॉय करने का टाइम है, इस पैसे को आपको स्पेंड करने का टाइम है। एंजॉय करने का टाइम एक्चुअली 60 के बाद ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन 70 के बाद आपने पैसा कमाने के बारे में या फिर आपने पैसे को बचाने के बारे में नहीं सोचना है, आपने उसको एंजॉय करने के बारे में सोचना है, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करी है। ये पूरी मेहनत का फल यहां पर लेने का टाइम है। दोस्तों यहां पर ऑन अ लाइटर नोट, इस एज में आने से पहले आपको 1-2 बार बागबान मूवी जरूर देख लेनी चाहिए। दोस्तों बागबान मूवी इज अ क्लियर एग्जाम्पल दैट शोज कि अगर हमने अपने फाइनेंशियल डिसीजन को सही से नहीं लिया तो ये वाली एज खराब हो सकती है। इसलिए आपको बहुत ही कॉशियसली अपने पैसे को यहां पर स्पेंड करना है, और या फिर आप जिस भी तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कंप्लीटली आपकी मर्जी होगी, उसके बारे में हम यहां पर कोई बात नहीं करेंगे। दोस्तों यहां पर हमें एक बात समझ में आती है, कुछ जेनेरिक रूल्स जो आपको याद रखने हैं वो ये है कि अर्ली एज में आपका ज्यादातर पैसा इक्विटी मार्केट में जाएगा, कम पैसा डेट में जाएगा। बाद वाली एजेस में आपका ज्यादातर पैसा डेट में जाएगा, गोल्ड में जाएगा, इनकम एसेट में जाएगा, कम पैसा इक्विटी में जाएगा। रूल नंबर 2, आपको स्टार्टिंग के ईयर में ज्यादातर पैसा डालना है, क्योंकि कंपाउंडिंग यहीं पर काम करेगी, और हायर एज ग्रुप्स में 61 से 70 प्लस के अंदर आपको ज्यादातर पैसा निकालना है, क्योंकि ये पैसे को एंजॉय करने का टाइम है। दोस्तों लेसन नंबर 3, स्टार्टिंग की एज में आप जितना पैसा इक्विटी में डाल रहे हैं वो लार्ज, मिड, स्मॉल, इंटरनेशनल हर जगह पे जा सकता है, लेकिन बाद की एज में जितना पैसा आप डाल रहे हैं वो सारा पैसा, इक्विटी वाला जो पैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों ये मैंने आपके लिए टेबल बनाई है जो बताता है कि 21 से 30 की एज में, 31 से 40 की एज में, 41 से 50 की एज में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड, कैश, इन सबका एलोकेशन क्या क्या होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इस एज ग्रुप में कितना पैसा इस इक्विटी के एलोकेशन में भी लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, इंटरनेशनल में, सेक्टोरल में और डिविडेंड में यहां पर आप डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पर मैंने आपके सामने यह भी लिखा है कि अगर आप इक्विटी फंड्स में डालते हैं तो किस किस टाइप के फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो मैंने रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे और स्ट्रेटजी मिक्स के बेसिस पे आपके लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मेंशन कर दी हैं। ये चीजें स्क्रीन पे आपके सामने एक एक करके चलती रहेंगी और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स में अमेजिंग लिख दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं इस तरीके से आपके लिए एफर्ट करके और बहुत सारी टेबल शेयर करूंगा और बहुत सारा डेटा शेयर करूंगा जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपके बहुत काम आ सकता है। दोस्तों प्लीज मेक श्योर कि आप कोई भी स्टेप उठाने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.